हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, क्या होती है, इसकी डिफिनेशन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रही होगी। लेकिन केवल इतना ही नहीं होता है जितना स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या होता है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक और इसकी विमा, और इसको हम लोग कैसे एग्जाम में लिख सकते हैं, कैसे छोटे से छोटा आप लोग डायग्राम बना के आप लोग अच्छे से पूरे नंबर पा सकते हो। तो उन सभी बातों पे आज हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन जितनी भी होगी आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। तो वीडियो को फुल एंड तक देखिएगा। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या है कि आप लोग को दिख रहा होगा, लिखा हुआ है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स बोले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है इसका परिभाषा, फिर हम लोग इसका सूत्र भी देखेंगे और इसका डायग्राम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इसकी डिफिनेशन। तो वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, क्या होता है वैद्युत फ्लक्स? वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ध्यान समझिएगा बिल्कुल, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को वैद्युत अभिवाह या फिर विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या पढ़ा हमने? वैद्युत क्षेत्र में स्थित, मतलब कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें स्थित किसी तल से, कोई काल्पनिक तल है, मतलब कोई प्लेन सरफेस हमने उसके बीच में रख दी है, उससे अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका जो हम लोग उसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो हम लोग फाई से करते हैं, और इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम। तो हम लोग इसको थोड़ा डायग्राम पर नज़र डाल लेते हैं, ताकि आप लोग को जो थ्योरी पढ़ी है वो पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर ये आप लोग को एक डायग्राम दिख रहा होगा, सबसे सरल डायग्राम है। यही आप लोग कॉपी में बनाइएगा अपनी नोट्स में, और यही आप लोग एग्ज़ाम में बना के आइएगा, ताकि आप लोग को पूरे नंबर मिल पाएँ। तो है क्या, देखिए डिफिनेशन के हिसाब से मेरी डिफिनेशन क्या कह रही है। अभी आप लोगों को डिफिनेशन पर नज़र डालो, एक पहले डिफिनेशन पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को, ठीक है। तो इसी में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें क्या हुआ है कि ये जो लाइनें आप लोग को दिख रही होंगी, ये जो इस तरह से एरो आप लोग को दिख रहे हैं, ये वाले एरो जो दिख रहे हैं हमारे, ये क्या है हमारा, ये है हमारा वैद्युत क्षेत्र। इसमें एक क्या लिखा हुआ है, किसी तल से, मतलब एक काल्पनिक तल हमने ये रखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर से गुजर रही है ना वैद्युत बल रेखाएं। ये देखो, वैद्युत क्षेत्र हमारा पहले क्या था, हमारा ये एरो जो थे ये पूरा हमारा वैद्युत क्षेत्र था। फिर हमने एक अलग से ला के इसमें एक सरफेस रख दिया, ठीक है, एक आयताकार सरफेस रख दिया इसमें हमने। अब क्या होंगी, यही किरणें इसके अंदर से पास होने लगेंगी, जैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक आई, फिर यहाँ से निकल गई है। तो एरो, इनका मतलब है कि जो एरो हैं ये इसके अंदर से पास हो रहे हैं, ठीक है। ये तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत बल रेखाएं बोलेंगे यहाँ पर, ठीक। तो ये रहा पूरा डायग्राम, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग समझते हैं अच्छे से इसको, कि यहाँ पर क्या था, ये हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं थी। ये हमने एक काल्पनिक सरफेस पृष्ठ रखा हुआ है, एक आयताकार पृष्ठ रखा हुआ है, ठीक है। इसमें से हमारी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं और अभिलंबवत गुजर रही हैं। अभिलंबवत मतलब कि देखो, अगर हम इस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो देखो यहाँ पर कुछ एंगल क्रिएट हो रहा है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखो कुछ एंगल क्रिएट हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर देखो, इसके साथ कुछ एंगल क्रिएट हो रहा है। तो उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग यहाँ तक डायग्राम तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग उसके और थोड़े से 3 डायग्राम आप लोग को समझाएंगे, पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत से बच्चों के मन में ये क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि हमने इसको टेढ़ा क्यों रखा। भैया चाहते तो हम देखो सीधे रख सकते थे ना, ऐसे यहाँ पर सीधे ऐसे रख सकते थे, बिल्कुल सीधा, ठीक। क्या कारण है कि हमने इसको हल्का सा तिरछा रखा हुआ है, तो वो अभी आप लोग का क्लियर होने वाला है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर ये 3 डायग्राम हमने यहाँ पर शो हो रहे होंगे आप लोग को। सबसे पहला जो डायग्राम हमारा है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तीनों ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हैं, लेकिन तीनों में मान आपको अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। पहला जो हमारा होने वाला डायग्राम, यहाँ पर ई ए लिखा हुआ है केवल, ठीक है। जैसे कि आप लोग को हम सूत्र हल्का सा दिखा दें, क्या होता है सूत्र, ये देखिए, फाई इक्वल टू ई ए, सूत्र दिखा नीचे। तो बस इसी डायग्राम को लेके हमें अब इसको समझना है। क्या हुआ, अगर आप लोग की बात माने हम लोग, तो भैया सीधे बल रेखाएं देखो सीधे सीधे जा रही हैं। हमने पृष्ठ क्या रखा, बिल्कुल सीधा रख दिया। वो 3D रखा हुआ है, इसलिए आप लोग को लग रहा है वो तिरछा, लेकिन वो बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें से ये रेखाएं पास हो रही हैं। तो इस कंडीशन में हमारा एंगल कितना यहाँ पर बनेगा, एंगल कितना क्रिएट होगा, एंगल हमारा यहाँ पर क्रिएट होगा 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री क्रिएट हो रहा है, मतलब कोई भी एंगल यहाँ पर हमारे पास नहीं बनेगा। एंगल बनाने के लिए हमें अभी बताएंगे आगे क्यों तिरछा रखना पड़ेगा। यहाँ पर कोई एंगल क्रिएट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर अभिलंबवत गुजर रही हैं,
ठीक है। और अगर हम इस फॉर्मूले की यहाँ पर बात करें तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा फॉर्मूला होता है। और कॉस थीटा की जगह पर हम रखेंगे यहाँ पर 0 डिग्री, तो कॉस 0 हमारा बन जाएगा 1, और फाइनली मेरा यहाँ पर आंसर आएगा ई ए। ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है। आप लोग को ये स्मॉल एन जो दिख रहा है ये आपको दिखा रहा है यहाँ पर वेक्टर्स की दिशा। ठीक है। ऐसे देखने में तो लग रहा है 90 डिग्री बनना है यहाँ पर, लेकिन नहीं, इसको देखो ना, ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है इसके हिसाब से देखो, ये भी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन भी इधर है। लेकिन इसके हिसाब से क्या है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं किधर बह रही हैं, इधर से इधर, मतलब जो बल रेखाएं हैं वो ऐसे बह रही हैं इधर से, है ना। लेकिन जो हमारी मेन डायरेक्शन है वो हमारी डायरेक्शन किधर है, ये देखो ऊपर की तरफ। ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री बनना है, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो आप जैसे ही ये कॉस थीटा जो होता है हमारा फॉर्मूला, वहाँ पर कॉस थीटा की जगह अगर आप कॉस 90 रखोगे तो कॉस 90 0, और फाइनली यहाँ पर पूरा 0 रहेगा। तो हमें टोटल यहाँ पर आंसर कितना मिलेगा, 0। ठीक। अब आती बात यहाँ पर हल्का सा जो टेढ़ा एंगल रखा गया जो कि हमारा मेन विद्युत फ्लक्स है। हल्का सा इसको टेढ़ा रखने का कारण यह है कि हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर एंगल क्रिएट करवाना था। जैसा कि आप लोग देखो यहाँ पर, ये देखो विद्युत बल रेखाएं सब इधर आई हुई हैं। इसके साथ ही अगर आप स्मॉल एन पर नज़र डालो तो ये देखो एन किधर जा रहा है, हमारा एन की डायरेक्शन क्या हो गई, अब इधर हो गई। ठीक है। तो ना ये तो हॉरिजेंटल में है और ना ही वर्टिकल में है, ये बीचों बीच में मतलब रिजल्टेंट है इसका। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट हो रहा है। आप लोग को यहाँ पर देखो ये दिख भी रहा होगा, एक एंगल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर ई ए कॉस थीटा बोला है। तो इस सिचुएशन में मेरा जो फाइनली आंसर आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है। ई ए कॉस थीटा या फिर ई कॉस थीटा ए, आगे पीछे करोगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका सूत्र की। तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई इक्वल टू ई ए, लेकिन जो हमने कुछ थीटा कोण पर झुकाया, अभी आपको हमने जो ऊपर सिचुएशंस बताई 3, उस हिसाब से जो हमारा मेन फॉर्मूला निकलता है वो होता है फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, जहाँ पर हमारा ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विद्युत क्षेत्र मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड। ए जो है हमारा वो एरिया है, और थीटा हमारा कुछ ना कुछ एंगल है जो कि वहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ठीक। तो यहाँ पर अभी तक का इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या रहा हमारा, कि यदि विद्युत बल रेखाएं क्षेत्रफल पर लंबवत गिरती हैं तो फ्लक्स का मान अधिकतम होगा। अगर लंबवत गिर रही हैं विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, किस पर, क्षेत्रफल पर, जो कि हमने रखा हुआ उसमें काल्पनिक पृष्ठ, अगर उस पर लंबवत गिरे मतलब कि लंबवत 90 डिग्री का एंगल अक्रॉस, ठीक है, तो वहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो उसका मान मेरा सबसे ज़्यादा होगा। उसका देखिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत फ्लक्स की विमा क्या होती है, तो मतलब कि डायमेंशन। तो डायमेंशन तो सीधे सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा M1 L3 T-3 A-1। ठीक है। वेयर मतलब कि जहाँ पर M हमारा क्या होता है, मास मतलब कि द्रव्यमान, I होता है हमारा करंट मतलब कि एम्पियर जो होती है, L होती है लेंथ मतलब कि लंबाई, और T होता है हमारा टाइम। तो यहाँ पर जितने भी ये एलिमेंट प्रयोग करे गए थे हमने सभी को आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है। तो ये रहा पूरा विद्युत फ्लक्स का एक पूरा टॉपिक। आप इसके अलावा आपको ये वीडियो में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड जो कि बचाओ। आपको हमने मात्रक बता दिया, विमा बता दी, परिभाषा बता दिया और डायग्राम बता दिया। इसके अलावा विद्युत फ्लक्स में आप लोग के इंटर लेवल पर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, ज़रूर कुछ ना कुछ आप लोग को इसमें से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश करी आप लोग को समझाने की। तो वीडियो अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि यही नहीं ऐसे और इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को मिलने वाले हैं बहुत जल्द ऐसी सरल भाषा में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।